जय हिंद बच्चों। आज हम भारत लोक और अर्थव्यवस्था पुस्तक में भूगोल का अध्याय 9 पढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। बच्चों, नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला एक सामान्य शब्द है। इस शब्द का प्रयोग अपनी परीक्षा अथवा किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए तैयारी के संदर्भ में किया होगा आपने। जब भी हमारी परीक्षा होती है, हम तैयारी करते हैं कि हमें किस समय कितना पढ़ना है, कब कौन सा कोर्स पूरा करना है, तो इसी तैयारी को नियोजन कहा जाता है। या कहीं सफ़र पर जाते हैं तो भी हम कुछ तैयारी करते हैं, और यह तैयारी ही हमारी जो है हमारा नियोजन कहलाती है। इसमें सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना पड़ता है तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित किया जाता है। यद्यपि यह एक शब्द व्यापक है, परंतु इस अध्याय में इसका प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया है। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती है। जनवरी 1, 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग की स्थापना की गई है। खंडित नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अधोसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उसे लागू करना होता है। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित है तो कुछ बहुत पिछड़े हुए हैं। लक्ष्य क्षेत्र और नियोजन। एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं, और आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीकी और निवेश की आवश्यकता भी होती है। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने कुछ लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया है। लक्ष्य क्षेत्र की ओर इंगित कार्यक्रमों के कुछ उदाहरणों में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं। इसके साथ ही लघु कृषक विकास संस्था SFDA, सीमांत किसान विकास संस्था NFDA आदि कुछ लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अधोसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, जिसे हम वर्तमान में उत्तराखंड कहते हैं, मिकिर पहाड़ियाँ और असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उपयोजनाएं लागू नहीं हैं। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं। स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास हो, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना है। अतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो। पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है। पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना है। ये सारे उद्देश्य इस योजना को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं।
ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। दूसरा है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरुआती चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसके कार्यक्षेत्र को और विस्तृत किया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चरागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर जोर दिया गया। सूखा संभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना का पठार, कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा संभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। भरमौर क्षेत्र में संभावित जनजाति विकास कार्यक्रम। इस क्षेत्र में रहने वाली भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल है। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र माना गया है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है। इस समुदाय की हिमालय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं तथा गद्दियाली भाषा में बात करते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु बहुत कठोर है, आधारभूत संसाधन कम है, पर्यावरण भंगुर है। इन कारकों ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 39,113 थी, अर्थात 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। यह हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया है और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही है। ये क्षेत्र इनका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और इससे संबंधित क्रियाएं जैसे भेड़ और बकरी पालन है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक से शुरू हुई, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना प्रारंभ की गई और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक समन्वित जनजाति विकास परियोजना ITDP का दर्जा मिला। इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालय, जन स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास किया गया है। होली और खणी क्षेत्रों में रावी नदी के साथ बसे गांव अवसंरचना विकास में सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। जनजातीय समन्वित विकास उपायोजनाओं को लागू होने से हुए सामाजिक लाभों में साक्षरता दर से तेजी में वृद्धि हुई, लिंग अनुपात में सुधार हुआ
और बाल विवाह में भी कमी शामिल हुई। इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2011 में 65% हो गई। स्त्रियों और पुरुषों की साक्षरता दर में अंतर अर्थात साक्षरता में लिंग असमानता भी बहुत कम हो गई। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि व पशुचारण पर आधारित थी। इस जाति के लोग खाद्यान्नों और पशुओं के उत्पादन पर अधिक बल देते हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों के दौरान भरमौर क्षेत्र में दालों और अन्य नकदी फसलों की खेती को बढ़ोतरी की गई, परंतु यहाँ पर खेती अभी भी परंपरागत तकनीकों से ही की जाती है। आज कुल पारिवारिक इकाइयों का 10वां भाग ही ऋतु प्रवास करता है। गद्दी जनजाति आज भी बहुत ही गतिशील है, क्योंकि इनकी एक बड़ी संख्या शरद ऋतु में कृषि और मजदूरी करके आजीविका कमाने के लिए कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करती है। सतत पोषणीय विकास। साधारणतया विकास शब्द को हम विशेष स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए करते हैं। मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उसके जैव भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंतःक्रियाएं समाज की स्थिति का निर्धारण करती है। मानव और पर्यावरण अंतःक्रिया की प्रक्रियाएं इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की है और किस प्रकार की संस्थाओं का पोषण किया है। विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक अनुत्क्रमीय परिवर्तन का घोतक है। विकास की संकल्पना गतिक है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी, जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता था। 1970 के दशक में पुनर्विवर्तन के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए जाने लगे। इसमें लोगों के कल्याण और रहने के स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित हैं। 1980 के दशक का विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा, जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए वृहद स्तर पर सामाजिक एवं भौतिक कल्याण का समावेश किया गया। 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ। 1968 में प्रकाशित हेयरल लिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मिडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तकें द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों और विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता और भी गहरी कर दी। विकास के एक अन्य नए मॉडल, जिसमें सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, की शुरुआत हुई। पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WECD की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री गरो हरलेन ब्रेडलैंड थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेडलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, 1987 में प्रस्तुत की। WECD ने सतत पोषणीय विकास की सीधी, सरल और वृहत स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की। सतत पोषणीय विकास, जिसका अर्थ है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना है। इसमें हम एक केस का अध्ययन करते हैं, जिसमें है हमारे भारत की इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। 1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ की गई। यह नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है और यह
19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नहर तंत्रों और शेष क्षेत्र लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाएगा। नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण में कमान क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। दूसरा चरण का कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिले में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर फैला हुआ है। इस स्थानांतरित बालू डिब्बों वाला मरुस्थल भी इसमें सम्मिलित है, जहां स्थानांतरित बालू डिब्बे पाए जाते हैं। स्थानांतरित बालू डिब्बे बच्चों वो होते हैं जो हवा के साथ रेत के डिपोजिशन होते हैं, निक्षेपण होते हैं, जो हवा के साथ सरकते जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और नहरी सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था का प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित होता जा रहा है। सफलतापूर्वक फसल उगाने के लिए मृदा नमी सबसे महत्वपूर्ण होती है और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र के विस्तार हुआ है और फसलों की सघनता में भी यहाँ पर वृद्धि हुई है इस नहर के द्वारा। यहाँ की पारंपरिक फसलों चना, बाजरा, ग्वार का स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है। यह सघन सिंचाई का परिणाम है। सघन सिंचाई से प्रारंभ में कृषि और पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सतत पोषणीय विकास को यहाँ बढ़ावा देने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं। बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकीय पोषणता पर प्रश्न भी उठाए। पिछले 4 दशक में जिस तरह से इस क्षेत्र का विकास हुआ है और इसमें जिस तरह के भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है, इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय सतत पोषणता पर बल दिया गया है। इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 7 उपाय बताए गए हैं। पहला है कि सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जल प्रबंधन नीति की कठोरता से कार्यान्वयन करना। इस नहर परियोजना के प्रथम चरण में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण, सिंचाई और चरण 2 में फसल उगाने और चारागाह विकसित के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान है। इस क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल संघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। इसका पालन करने के लिए किसानों को बागाती कृषि या खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतल भूमि वारबंदी जिसे ओसरा कहते हैं, ओसरा पद्धति निकास के कमान क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण किया जाना चाहिए। प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जाए ताकि बहते हुए जल की क्षति मार्ग में कम हो। इस प्रकार जलाक्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण किया जाना चाहिए। चारागाह विकास करना चाहिए। इस क्षेत्र में विशेषकर चरण 2 के भंगुर पर्यावरण में परितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक रूप से पेड़ पौधों को लगाया जाना चाहिए। इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणता का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध करवाई जाए। मात्र कृषि और पशुपालन के विकास से इस क्षेत्र में आर्थिक सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता। कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना पड़ेगा। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा तथा मूल आबादी, गांव, कृषि सेवा केंद्रों और विपणन केंद्रों के बीच कार्य से संबंध स्थापित करना होगा। तो इस प्रकार हम बच्चे देखते हैं कि एक नियोजन के माध्यम से, एक प्लानिंग करने के से हम किस प्रकार देश के कुछ पिछड़े क्षेत्रों का आसानी से विकास कर सकते हैं और सरकार इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बना रही है, बना चुकी है। अतः उन पे अवलंबन भी किया जा रहा है और हम उसको बहुत अच्छे से प्रकाशित भी कर रहे हैं, उस पर कार्य भी किए जा रहे हैं। अतः आपको इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य तैयार करके उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने का
एक अच्छा सा अवसर प्राप्त है, आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में इसे बना सकते हैं। और यह अध्याय हमारा यही समाप्त होता है बच्चों। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद बच्चों।